विरोध है। और ये भी क्लैरिटी हो गई कि भाव में अभाव क्यों है। क्यों है? क्योंकि जो भाव है, जो होना है, उसको हमने एग्जिस्टेंस में उसके होने का जो पर्पस है या वो कंप्लीटली जैसा है वैसा नहीं देखा है, जिंदा रहने के लिए देखा है। जैसे मेरे लिए माँ क्या है? माँ मेरे लिए खाना बनाती है। माँ बाप मेरे लिए क्या है? सुविधा देते हैं। माँ बाप हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि बड़े होके बढ़िया जॉब करें, अच्छा पैकेज पालें। तो माँ बाप भी हमारे लिए अधूरा सोच रहे हैं, हम भी माँ बाप के लिए अधूरा सोच रहे हैं। दोनों ही अधूरे हैं, इसलिए दोनों ही अभाव में। बाप को लगता है मैं आईएएस नहीं बना तो बेटा बन जाए। हम एक दूसरे के अपने शौक पूरे कर रहे, जिंदगी कहां समझ रहे। और हम भी किसी से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित होकर जो मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है, जो मेरी अपनी जिंदगी है, उसको जीने की बजाय मैं किसी दूसरे की जिंदगी कॉपी कर रहा हूं। बढ़िया। अभी सुधा बहन एक अच्छी शेयरिंग कर रही थी, कर दो, माइक दो। जो अपना बोझा कम हुआ। बैठ के बोलूं? हाँ। पिछले 2 दिन में जो भी चर्चाएं हुई हैं और आज जो आया कि भव की स्वीकृति ये भाव है, तो मैं शिविर को हमेशा ऐसे देखती हूँ कि क्या हमें उससे प्राप्ति हुई, आज तक जो तकलीफ थी या कुछ भी पीड़ा थी तो वो कैसे कम हुई। तो पिछले 2-3 साल में ये हुआ है कि संवेदनशीलतावश मनुष्येतर जो प्रकृति है उसके लिए इतनी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ गई कि ये दिखने लगा कि मनुष्य किस तरीके से प्रकृति को नुकसान कर रहा है या उसको ख़त्म कर रहा है। और ये संवेदनशीलता इस हद तक गई कि कहीं ना कहीं मनुष्य के प्रति एक अभाव या विरोध हो गया। ये लगने लगा कि अगर हम ही लोग सब परेशानियों की जड़ हैं तो अच्छा है कि हम ही ख़त्म हो जाए, कम से कम प्रकृति बची रहेगी। तो जो कल बात हुई और आज बात हुई, कल जो बहुत बढ़िया बात हुई भैया, मैंने कल शेयर भी किया था कि गलती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो भी है वो प्रक्रिया है। और मनुष्य सुख धर्मी है तो उसका धर्म ही है अपने सुख को ढूंढना। जब जिस स्थिति में जिस समय उसने जिसमें अपना सुख मान लिया है वो उसके पीछे भागेगा ही। तो ये नेचर ने दिया है हमें, प्रकृति प्रदत्त है, तो हमें उससे नफरत नहीं करनी है, हमें उसकी स्वीकृति करनी है कि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे विकास क्रम है ऐसे जागृति क्रम है। तो जागृति तक पहुंचते पहुंचते ये सारे स्टेप्स हैं और हम ये स्टेप्स से जा रहे हैं। तो कोई भी इंसान किसी भी क्रम में है, उससे नफरत नहीं करना है, उससे द्वेष नहीं करना है। ये नहीं करना है वो प्रवचन वाली भाषा नहीं है, ये नहीं होता है। नहीं होता है। जब समझ में आ जाता है तो हमें फिर वो नफरत वो नहीं होती है। और आज जो सुंदर बात हुई कि भव की स्वीकृति भाव है, तो मनुष्य सुखधर्मी है इसलिए वो जो कर रहा है वो कर रहा है। तो मनुष्य होने की स्वीकृति जब आई तब मनुष्य के प्रति जो विरोध था या अभाव था वो ऐसा लग रहा है कि अब नहीं रहेगा। कि ये लग रहा था कि हम इससे अच्छा खत्म ही हो जाएं, कम से कम हम इतना नुकसान कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद किए जा रहे हैं, खत्म हो जाएं और खत्म कर दें, है ना। तो वो बात अब मुझे लगता है कि खत्म हो गई, अब नहीं रही। बोलिए, है ना। तो सार क्या है? किसी प्रतिक्रिया और किसी बैगेज के साथ में आगे की यात्रा नहीं हो सकती, वहीं गोल गोल कोलू का बैल जैसा घूमना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि घटना विधि से जीने की बजाय क्रिया विधि से जिया जाए। अभी हम घटना विधि से जीते हैं। मेरे अनुकूल घटना हुई तो ठीक हुआ, मेरे अनुकूल नहीं हुई तो खराब हुआ। घटना हुई तो किसी नियम से हुई, वो नियम पे हमारा ध्यान चला जाए, प्रोसेस पे हमारा ध्यान चला जाए, है ना, तो हमारे को प्रतिक्रिया नहीं होगी। घटना क्यों हो रही है इसको हम समझ पाएंगे, कैसे ठीक हो गई है, हो सकती है उसको समझ पाएंगे, इसमें मेरी भूमिका क्या है उसको पहचान पाएंगे। और इतना ही काम है, अस्तित्व में घटती हुई तमाम घटनाओं में मैं अपनी भूमिका पहचान पाऊं और अपनी भूमिका का निर्वाह कर पाऊं। इससे मेरी ग्रोथ होती है और इससे जिनके साथ मैं काम करता हूं उनकी ग्रोथ होती है। अल्टीमेटली हम सबकी ग्रोथ हो रही है, यही सारी घटनाओं का मतलब है। किसी घटना की वजह से हम संपर्क में आए ना। बढ़िया।
तो जितनी हमारी चर्चा हुई उसमें हमारी ये क्लैरिटी हो गई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम आगे चलेंगे तो पूरी नेचर में देखेंगे कि ये भाव और विचार पे कैसे काम हो रहा है और भाव और विचार की स्थिरता कैसे आ रही है, उस पर धीरे धीरे हम काम करेंगे। तो मैं जीना चाहता हूं, तो मैं जीना चाहता हूं, इसका मतलब है कि जीना किसके साथ होता है? जीना विश्वास के साथ होता है। और मैं विश्वास के साथ कब होता हूं? जब मेरे पास प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन होते हैं कि केवल भाषा होती है? मेरे पास प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशंस होते हैं। तो मेरे पास प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन होते हैं, उसका मतलब है कि मेरे पास सभी प्रश्नों के उत्तर होते हैं, या मेरे पास सभी प्रॉब्लम के प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन होते हैं। मेरी जिंदगी के हर आयाम में, है ना? तो मेरी जिंदगी, ये बात ठीक है कि ये सब कोई एक दिन की कहानी नहीं है ना? मेरा शरीर मान लीजिए स्वस्थ नहीं है, अब ये फोकस है कि मेरा फोकस उस पर कितना जा रहा है। किसी का ध्यान शरीर पे बहुत ज्यादा जाता है, किसी का ध्यान मनुष्यतर प्रकृति पे बहुत ज्यादा जाता है, किसी का ध्यान राजनीति पे बहुत ज्यादा जाता है, किसी का ध्यान किसी और चीज पे जाता है। हमारी अपनी जर्नी की वजह से जब सत्य हमको उपलब्ध भी होता है तो भी हमारे फोकस जो पीछे से चले आ रहे हैं उनके साथ ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो ये हो सकता है कि हमारी जिंदगी की किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 10 साल लगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में 15 साल लगे, किसी प्रॉब्लम को 2 महीना लगे, लेकिन धीरे धीरे हम इस विश्वास को पाते हैं कि हाँ प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई एकदम बटन दबाएगा और चीजें काम करना शुरू कर देंगी, लेकिन हमको प्रोसेस पता चलता है, तो प्रोसेस के हिसाब से चीजें आगे बढ़ती। तो फाइनली ये बोला कि हमारे प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। तो एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता। गई भैंस पानी। तो यदि गिना भी नहीं जा सकता है तो फिर उस पर बात भी क्या करें? तो शिविर समाप्त, अपने अपने घर जाओ। तो चलिए, यहां पे प्रस्ताव है कि पूरी मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल 2 है। क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है का मतलब, मैं पाना क्या चाहता हूं? फल तय किए बिना जीना नहीं है। मैं पाना क्या चाहता हूं, इसका मतलब है कि लक्ष्य के रूप में मैंने क्या स्वीकारा हुआ है। जो मैं पाना चाहता हूं उसको पाने का तरीका क्या है। इतना ही काम है। तो आपने क्या बोला? अनंत प्रश्न। ऐसे ही हर सभा में बोलते हैं। प्रस्ताव यह है कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न 2 ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं, और जहां पहुंचना चाहता हूं उसके लिए उसका तरीका क्या होगा। इसके अलावा कोई तीसरा प्रश्न हो तो बताएं। असहमत होने के लिए पूरा दम लगाएं। माइक। आपने कहा ये 2 मूल प्रश्न हैं और इसके अलावा तीसरा कोई प्रश्न नहीं है। तो अब मैं अगेन अपने वर्क प्लेस पे ही देखता हूँ, तो जो भी हम काम कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनको लिटरेट करने का काम कर रहे हैं नीति आयोग के साथ। तो उसमें जो क्वेश्चन है मेरा, अब वो मेरा काम नहीं है। पहला, मेरे को उसमें, क्योंकि मैं जॉब करता हूं तो इसलिए मुझे वो करना पड़ रहा है। हाँ, मैं लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना चाहता हूं और मुझे लगा लोगों को लिटरेट करूंगा तो शायद लोगों की लाइफ में डिफरेंस आएगा। जो पहले लिटरेट हुए उनकी लाइफ में आया।
मुझे लगेगा एटलीस्ट एक लेवल पर आएगा, यानी वो देखो उसको तो हम बाद में ठीक कर लेंगे। तमाम समाज का वो वर्ग जो समाज को लीड करता है वो समाज बेच के खा गया। जी ठीक। जी तो जितना जितना वर्ग पढ़ा लिखा निकला, चाहे वो इंजीनियर बना कि वो डॉक्टर बना कि वो आईएएस बना कि वो कुछ और बना, ज्यादा प्रॉब्लम तो इनकी वजह से हो रही है। क्योंकि यदि ये ठीक चलता तो नीचे के पूरे वर्ग को भी, इंजन तो ये है, फिर इनके पीछे पूरा मतलब चलता है सिस्टम। तो इसका मतलब है कि जो पहले लिटरेट हुए उनका क्या हुआ, वो कहां सोचा। मेरा सवाल अभी आया नहीं था, बस सवाल आने हाँ, वाला मतलब था। मैं भी कहूँ ये भी कंसिडरेशन में लेके चले। ठीक है। हाँ, वो मतलब वो तो मुझे कल ही समझ में आ गया कि लोचा है मेरे सारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, तो उसमें तो लोचा है ही, वो कल ही से मैं चल रहा हूँ उस पर। बट अभी जो मेरा सवाल है वो ये है कि उसमें मेरे को मेरा क्यों नहीं दिख रहा है उस पूरे काम में। ठीक है ना। तो मुझे लगता है मेरा लक्ष्य तो है कि मैं लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेने में, लाने में, रूपांतरण लाने में मदद करूं, लेकिन मैं कर तो कुछ और ही रहा हूं जिससे कभी मुझे सफल होता हुआ देख नहीं रहा हूं। बिल्कुल, तो आपको सब कुछ पता ही है, मैं इसमें क्या बोलूं। मेरे को इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। तीसरा क्वेश्चन बोलो। तीसरा क्वेश्चन नहीं है, बस। हाँ जी, आ गया। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन है ऐसा कहा जा रहा है, आप असहमत होने की जगह बनाए रखें। तीसरा क्वेश्चन बताएं। आपने कहा था अनंत है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन। बोलो। हाँ जी, इतना जल्दी हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। किसके लिए जीना है? ये देखो कितनी उम्र है, 69 में पूछ रहे हो किसके लिए जीना है। भाभी जी कहाँ है? ये ले। बच्चे कहाँ है? अहमदाबाद में। रिकॉर्डिंग करके इनके घर भेजो, बोले पूछ रहे हैं किसके लिए जीना। ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा? बढ़िया ईमानदारी से बात करेंगे, क्योंकि बात करना जरूरी है। क्वेश्चन आ कहां से रहा है तो उसका रूट पता चलेगा। ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा? क्यों जीना है, कैसे? माइक ले लीजिए। तो ये प्रश्न हुआ। तो किसके लिए जीना है का क्या मतलब है? क्या पूछ रहे हो आप? किस व्यक्ति के साथ जीना है ऐसा पूछ रहे हो? नहीं, नहीं। फिर आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो क्यों जीना है। वो आपने बताया कि कुछ पाने के लिए, हाँ वही तो, आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो के लिए जीना है। किसके लिए जीना है, मतलब क्या पाने के लिए जीना है। पाने के लिए। तो आप पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो। बोलो। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। एक दिन का था ना जब आप इंट्रोडक्टरी के लिए आए थे भावना की सूरत, एक दिन का स्कूल में अच्छा, हाँ सब भूल जाता है। जहाँ ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट आया था, आपने बोला वो 65 बाय ब्लड प्रेशर मैंने किया, वो सभी में आता है।
हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन बोलो वेटनरी साहब। मैं वेट कर रहा हूं। तो भैया ऐसे रख सकते हैं ना अलग से कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या पेश है, तो उस हिसाब से लोगों की वो सोचना आपका काम है। मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिया। आप उसकी लाइफ में जो क्वेश्चन इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ। आपकी लाइफ में जितने क्वेश्चन हैं वो इन 2 में आते हैं कि नहीं आते, ऐसा सोचने के लिए बोल रहे हैं। इन 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो हमको अनंत प्रश्न जैसा लगता है। आप जो कुछ कर रहे हो सब कुछ को मिला के देखो, वो इसी में शामिल है कि सारी सरकारें, सारे धर्म, सारे कॉलेज, सारे माँ बाप, सारी यूनिवर्सिटी, सब कुछ को मिला के देखो, इतना ही कर रहे हैं, किससे कुछ अलग कर रहे हैं। सारी मल्टीनेशनल, सारा युद्ध, युद्ध क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है पता नहीं है, इसलिए युद्ध हो रहा है। घर में भी है, बाहर भी है। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों जीना पे हमारा ध्यान ज्यादा है कि कैसे जीना पे हमारा ध्यान ज्यादा है? कैसे जीना, कपड़े कैसे होंगे, गाड़ी कैसा होगा, जॉब कैसा होगा, जॉब प्रोफाइल कैसा होगा। क्यों जीना है पता ही नहीं। क्यों जीना है पता ना हो और कैसे जीना है पे कितने भी काम करें, कहां पहुंचेंगे? लक्ष्य पता ही नहीं है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लक्ष्य पता ही नहीं है और घर से सूटकेस लेके निकल गए, कहां जाना है, कहां जाना है तय नहीं हुआ है और सूटकेस लेके निकल गए, तो कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे? कौन सी गाड़ी पकड़ेंगे? जिसमें एसी होगा, क्योंकि अपना लक्ष्य एसी है। क्यों जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या इन दोनों में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी जरूरत नहीं है? हाँ, पहले का पता चल जाए तो फिर दूसरा खुल जाएगा, खुल जाएगा। मतलब पहले, यदि पहले में देखेंगे तो दूसरा शामिल हो जाएगा, लेकिन दूसरे में पहला शामिल नहीं हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही है कि जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। गुरु में लघु समाया रहता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन हो गया? पहली बार वाले, दूसरी बार वाले भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अभी मनाही थोड़ी है किसी को। हाँ जी, कुछ बोल नहीं रहे आप तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो 2 ही प्रश्न है, कितना आसान काम है। अब देखो जिंदगी कितनी आसान है। 2 प्रश्न 80 साल, बस इतना सा काम है। उसके लिए इतना मारे मारे फिर रहे, इतना परेशान हो रहे। उसमें से भी पहला वाला क्वेश्चन मेन है, वो हाथ लग गया तो ठीक है, दूसरे वाला भी खुल जाएगा, तो दोनों ही मेन मान लेते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखो, जिसके पास ये 2 प्रश्न हैं, जिसके पास ये 2 प्रश्न हैं, उसका नाम विद्यार्थी है, उसका नाम स्टूडेंट है। तो अभी हम स्टूडेंट हैं नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये 2 क्वेश्चन ही नहीं है। हमको तो मार्क्स लाने हैं ना, स्कोर करना है, टॉप करना है, कुछ भी करो, ये 2 क्वेश्चन ही आपके पास नहीं है। कितने लोगों के पास ये 2 क्वेश्चन हैं जिंदगी में? मतलब आप यहां शिविर में आने से पहले और शिविर करने के पहले आप इनको एक्सप्लोर कर रहे हो,
तो जो इसको एक्सप्लोर कर रहा है वो कम से कम विद्यार्थी है, बाकी को विद्यार्थी होना भी अभी नहीं आया है। तो विद्यार्थी परिभाषित हो गया है ना, स्टूडेंट का डेफिनेशन आ गया। तो जिसके पास ये दो प्रश्न हैं उसका नाम विद्यार्थी है, जिसके पास ये दो प्रश्न हैं उसका नाम विद्यार्थी है, जिसके पास इसका उत्तर है उसका नाम गुरु है, टीचर है, माता पिता है। तो गुरु और माता पिता डिफाइन हो गया। कितने लोग माता पिता हैं? ठीक। तो विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है और टीचर 20 साल का हो सकता है। बढ़िया। जहां इसका उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। इसलिए घर को विद्यालय हो जाने की जरूरत है, विद्यालय को घर हो जाने की जरूरत है। अभी हमारा घर जो है होटल है, और जैसे जैसे पैसा आएगा वो 5 स्टार होटल बन जाएगा, क्योंकि हमने कहीं भी गए पूरा कल्चर कैसे चेंज होता है। हम किसी होटल में किसी कारणवश जाते हैं, वहां देख के लगता है कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए। पहले वो काम मंदिर करता था। गांव का मंदिर सबसे खूबसूरत जगह होती थी। वास्तु सबसे पहले मंदिर से शुरू हुआ, धीरे धीरे वास्तु घर तक पहुंचा। अभी पूरा लाइफस्टाइल होटल में दिखाई देता है, फिर हम उस लाइफस्टाइल को घर में ले आते हैं। हमारी अंतिम उपलब्धि यही है कि हमारा घर 7 स्टार हो जाए और जिंदगी नरक हो जाए। क्या मतलब है कि विद्यालय घर हो जाए और घर विद्यालय हो जाए? क्या मतलब है? बोलो भाई, 30 के नीचे वालों, तुम्हीं से उम्मीद है। घर विद्यालय हो जाए, विद्यालय घर हो जाए, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो सही अर्थों में पहला टीचर माँ बाप ही है, पहले से बोल ही रहे। अब उनके पास इतना ही है कि खाना कब खाओगे। कोई भी माँ बच्चे को फोन करती है तो क्या पूछती है? खाना खाया कि नहीं? इसे तुम नहीं पूछोगे तो खाएगा ही नहीं। बुरा मत मानना, इतना ही आता है। उससे ज्यादा आता तो उससे ज्यादा का पूछते। ये पूछने में बुराई नहीं है, उसके बाद कुछ और भी पूछ लेते। ये भी पूछ लेते भाव विचार कैसे चल रहे हैं। और विद्यालय घर हो जाए, इसका क्या मतलब है? तो कुल मिला के अभी विद्यालय कॉमर्शियल जगह है, वहां भाव नहीं है। विद्यालय में भाव नहीं है और घर में विद्या नहीं। तो घर में विद्या आ जाए, विद्यालय में भाव आ जाए, दोनों घर हो जाए, काम पूरा हो जाए। बढ़िया। प्रश्न होने से क्या तात्पर्य है? ये लोग सवाल सभी के होते हैं। ये सब सवाल क्यों जीना है? सभा में कोई है जिसको लगता है क्यों जीना सवाल ही गलत है? इसकी जरूरत ही नहीं, यहां नहीं मिलेगा। गंगोत्री है ना, हमको जब प्लेन में शिविर कर रहे होते हैं तो शिविर में 1-2 सैंपल ऐसा मिलता ही है, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो क्यों जीना है ये 75% लोगों के मन में नहीं आ रहा है, और 25 के मन में आ रहा है, वो भी समय के साथ साथ डूब जाता है। फाइनली 1% भी वर्ग ऐसा नहीं बच रहा है जिसको क्यों जीना है क्वेश्चन हो। 1% भी नहीं है, 1000 में से 1 नहीं मिल रहा है। पूरी पॉपुलेशन को देखेंगे तो
बस इतना ही है कि अपने मन की गाड़ी कपड़ा घूमना फिरना हो जाए, इसी का नाम जिंदगी है। कितना बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि बस अपने मन का गाड़ी कपड़ा मकान घूमना फिरना हो जाए तो जिंदगी सफल है? कितना प्रतिशत वर्ग है? मैक्सिमम 99 घुस जाएगा। क्या वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सवाल मिला, मतलब जवाब मिला नहीं और होप इसका जवाब नहीं मिला। जिस वातावरण में पैदा हुए वहां सबकी दौड़ ही उतनी थी, रोटी कपड़ा मकान। हमारी एजुकेशन ही सर के बल खड़ी है, वो बोल रही है कि हमारी मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। हमारी एजुकेशन का दोष है। समाज में जो भी हमने किया है, हम आत्मा परमात्मा शब्द की बात करते रहे, उसमें आत्मा परमात्मा एक आस्था है, उसकी हमारी पकड़ नहीं है। हमारे घर में कोई आत्मा परमात्मा की रोशनी दिखाई देती नहीं। धीरे धीरे वो बोला इससे बात मत करो। इंजीनियरिंग कॉलेज के शिविर करता था ना, तो लोग बोलते सर सारी बात ठीक है, धर्म की बात नहीं करना, बस ये बात ठीक नहीं लग रही। तो ये सब दकियानूसी, इलॉजिकल, आउटडेटेड नॉनसेंस, यहां तक का भाव लोगों में है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं उसका प्रमाण कुछ नहीं। अब हर व्यक्ति प्रमाण मांग रहा है। मैं ही बड़ी बड़ी बातें करूंगा और मेरे घर में मेरा आचरण ठीक नहीं है तो मेरा बेटा मेरी वाइफ मेरा सम्मान नहीं कर सकते। उनको तो वहां तो मेरा शिविर नहीं चलता, वहां तो मैं बोर्ड लेके नहीं बैठ सकता हूं। मतलब फंडामेंटली तो ये तो क्वेश्चंस हैं ही, सब फंडामेंटली क्वेश्चन है, लेकिन आदमी के पास तब आएगा जब उसके वातावरण में उसको दिखाई देगा। घर में यही बोल रहे हैं कि भैया पढ़ लो, 2 रोटी के लायक हो जाओगे, तो लास्ट में घूम फिर के लगता है कि यार 2 रोटी कोई बहुत बड़ी चीज है। उनसे पूछो अभी वो श्रीधर जी कहाँ गए, सुनाओ कहानी, थोड़ा इनको बोध हो जाए, बताओ थोड़ा अपना किस्सा कहानी। अव्यवस्था की भी कथा और व्यथा अपने आप में ज्ञान है, और ये थोड़ा अपना परिचय दे दो। मेरा नाम श्रीधर राव है। मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ। पिछले 25 साल से मीडिया में जर्नलिस्ट रहा। आज तक मैं 10 साल था, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार न्यूज़, और इसमें पिछले 6-7 साल से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में काम कर रहा हूँ। तो भाइयों से बात हो रही थी कि वो एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो एक व्यक्ति आप लोग सुने होंगे केस, पीटर मुखर्जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पीटर मुखर्जी आज से 10 साल पहले 2003-4 में भारत के जो टॉप 10 ताकतवर लोग थे उनमें से एक नाम था पीटर मुखर्जी का। और पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इस वक्त जेल में है। क्यों है? क्योंकि पीटर मुखर्जी की जो पत्नी है वो 25 साल की थी जब उन्होंने पीटर मुखर्जी से शादी की, और पीटर मुखर्जी 55 साल से ऊपर के लोग। और वो शीना बोरा नाम है उनका, सबको ही पता है। शीना बोरा उनके रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी। और जब उन्होंने पीटर मुखर्जी से शादी की तो उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और उन्होंने शादी की। कुछ साल रहे, बढ़िया रहा। फिर उसके बाद शीना बोरा एक अपने साथ एक लड़की को लेकर आ गई जो उसकी बेटी थी पहले से। जो उसकी बेटी थी पहले से। उन्होंने पीटर मुखर्जी को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी बहन है, छोटी बहन है। और पीटर मुखर्जी के पास पहले से एक लड़का था, और रिश्तों की कुछ ऐसी उलझन हुई कि शीना बोरा की जो बेटी है, मतलब माँ की जो बेटी है, वो पिता की जो पुत्र है उनके बीच भी संबंध बन गए। और फिर बाद में मीडिया मुगल हैं पीटर मुखर्जी, उनका अपार दौलत, फिर दौलत को लेकर ऐसा कुछ खेल हुआ कि बहुत ही बेरहम तरीके से शीना बोरा ने अपनी बेटी का कत्ल किया। मैंने बहुत ही बेरहम तरीके से, मतलब अमानवीय तरीके से। और फिर उसको ले जाके मुंबई के पास ठाणे के जंगलों में जला दिया। और फिर आज की तारीख में वो जेल में है। तो कहने का पीटर मुखर्जी भी बाहर आ गया उसी संपत्ति और उन सारी चीज़ों में, अभी जमानत पे है, और शीना बोरा जेल में है। तो कहने का मतलब जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ये जो खासकर मुंबई जैसे शहर में मैं रहा हूँ, और बहुत इस तरह का जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बहुत सामान्य तौर पे देखने को मिलती हैं। मतलब जो छोटे शहर के लोग हैं या कुछ हैं, उनकी कल्पना भी नहीं है कि इतना खतरनाक और इतना माने भयावह वातावरण है कि जहाँ संबंधों की तो कोई कीमत ही नहीं भी है। मतलब जो आप बता रहे थे कि डिंक्स, जो आप बता रहे थे
कि वहाँ पे पति पत्नी सिर्फ इसलिए हैं कि बस हमको कमाना है और अय्याशी करनी है, और फिर इस तरह और भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं खुल के बहुत सारा बता नहीं सकता। मतलब ये है कि छोटी, मतलब समझ जाइए कि लोग सिर्फ एक दूसरे से इस कदर प्रभावित हैं कि एक छोटा सा फ्लैट, अगर 1 करोड़ का फ्लैट, मतलब वो उनके वैभव का वो है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट आपने मुंबई में खरीदना है, तो पति पत्नी अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। सब कुछ का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज, हाँ मतलब हर तरह का, मतलब, और ये बहुत सामान्य सा हो गया है बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली और बॉम्बे में, और पता नहीं आदमी क्या हासिल करना चाहता है, और एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि हासिल तो सब कर लेता है, जैसे आप फ्लैट भी हो जाता है। आप देखिएगा जितने बड़े बड़े लोग हैं बॉम्बे में और दिल्ली में, आप सुनते होंगे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे मॉडल सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, अथाह दौलत है, लेकिन अंततोगत्वा उनको इतना अवसाद हो जाता है जीवन में कि वो अपना सब कुछ खो देते हैं उस पाने के लिए, उस ग्लैमर को, उस शोहरत को, उस दौलत को, जो भी उनको अट्रैक्ट करता है, और वो अंततोगत्वा फिर जब उनको नहीं मिलता वो चीज़, वो धन सब रखा रह जाता है और वो सुसाइड कर लेते हैं। मतलब ये बहुत सा बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों में भी है कि ये बहुत ही कॉमन सा हो गया है। जी, ठीक हो गया। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिस वातावरण में वो लोग रह रहे हैं वहां यही दौड़ है, इसी को सम्मान मान रहे हैं, इसी को इज्जत मान रहे हैं, इसी को सफलता मान रहे हैं। हर आदमी सफल होना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है, जो मापदंड आप रख दोगे वो कर दूंगा। फिर मेरे को लगता है IAS होने से सम्मान मिलता है और मेरे को लगता है मैं कर सकता हूं तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरे को लगता है पैसे से सम्मान मिलता है तो पैसा जैसे भी आएगा मैं पैसा पाऊंगा। तो मानव की मूलभूत आवश्यकता है कि वो सम्मानित होकर जीना चाहता है, वो सफल होकर जीना चाहता है ना। तो सम्मानित होने के लिए, सफल होने के लिए जो मापदंड समाज रखेगा, जैसे भिंड मुरैना जैसी जगह में मध्य प्रदेश में ऐसी भी कम्युनिटी है, वहां जितना बड़ा डकैत, जितने मर्डर उसने किए हैं वो उसकी शादी का क्वालिफिकेशन है, आज भी है। तो एक समाज ऐसा भी है जहां पे उनका व्यवसाय ही डकैती है। अब जब बच्चा उस वातावरण में पैदा होता है उसको नहीं लगता है कि ये कोई गलत काम है। यदि एक परिवार में माँ बाप रोज शाम को बैठ के इकट्ठे और बच्चों के साथ दारू पीते हैं तो उस परिवार में नहीं लगता है कि ये कोई खराब बात है। हमको कोई चीज खराब लग सकती है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जिस परिवेश में पैदा होता है उस परिवेश में एक स्थिति वो है कि वो अपनी मौलिकता के साथ पैदा होता है, दूसरा ये है कि वो जिस वातावरण में पैदा होता है उसमें बड़े लोग जो कर रहे होते हैं उसको वो सही मान के ही उसका अनुसरण करता है। यही जीने का शैली, यही जीवन शैली है ना। तो ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जहां देह व्यापार पारिवारिक तरीके से होता है, जहां वो उसका प्रोफेशन ही है। तो वहां पैदा होने वाली बच्ची को नहीं लगता है कि ये गलत काम है, उसको लगता है कि ये हमारा व्यवसाय है। ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने देह व्यापार को व्यवसाय के रूप में स्वीकारा हुआ है। और कब ये कम्युनिटी, मेरे को सूरत में जब मैं शिविर करने गया था, सूरत की बात है, सूरत में वो देह व्यापार के अलग अलग जगह थे, कोई कमिश्नर आया, उसने सारे को हटा दिया है ना, और फिर बताया गया कि फिर वो घर घर में पहुंच गया, मतलब फिर वो फैल गया पूरे शहर में, क्योंकि चीज तो रहेगी। हाँ, अच्छा, तो ऐसा है। तो अब सवाल इस बात का है कि इन सारी परिस्थितियों में सही क्या है और सही को मानने का आधार क्या है। सही मेरा अपना होगा, हमारा आपका होगा, व्यक्ति मैन टू मैन वेरी करेगा, या सही और गलत का कोई यूनिवर्सल पैरामीटर होगा। अभी की प्रॉब्लम क्या है? माई लाइफ माई रूल्स। तो इसका मतलब है कि जो मुझको ठीक लगेगा मैं वैसा चलूंगा। ऐसा करके आप सुखी हो जाओ, किसको दिक्कत। लेकिन ये नेचर के नियम के विरोध में है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने ये कहानी मेरे को इस बात पे सुनाई कि मैंने कहा कि बाप बेटी के साथ गलती कर सकता है, ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। माँ बेटी के साथ नहीं करेगी, तो माँ ने बेटी का कत्ल कैसे किया वो एग्जाम्पल इन्होंने मेरे को दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर ही इतना था कि उसने शादी करते समय अपनी बेटी को छुपा दिया कि बेटी नहीं है, मैं अनमैरिड हूं। तो उसकी दृष्टि क्या थी? पैसा, स्टेटस। पैसा नहीं है, स्टेटस। कहीं ना कहीं हमारे मूल में जो कल हमने चर्चा किया, मेरी पहचान और मेरा सम्मान मेरी मौलिक जरूरत है।
तो मेरा सम्मान और मेरी पहचान पैसे से आता होगा तो पैसा चाहिए, और किसी भी कीमत पे चाहिए। फिर चाहे बच्चे को मर्डर करना हो वो भी चलेगा, बच्चे को छुपा देना हो वो भी चलेगा। इसी को बोला एनिमल कॉन्शियसनेस। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम केस है, हम थोड़ा सा लोकल में चल रहे हैं। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? तो विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है, घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। कोई विद्यालय बच्चों का उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा स्कूल में 4 घंटे रहता है, घर में वो 14 घंटे 18 घंटे रहता है। घर का वातावरण यदि समझने सीखने के वातावरण में, घर के वातावरण में यदि क्यों जीना है, कैसे जीना नहीं है, है ना, तो मैंने कहा कि यदि सही अर्थों में देखा जाए तो एक बच्चा छोटा, अपने बच्चे को बोलवाओ, देखो अभी देखो नजारा। हाँ बेटा सुनाओ, जो आप मेरे को ब्रेक में सुनाए थे, माइक दो इनको, सामने आ जाओ। गुड। घर का वातावरण एक बच्चे को कैसे प्रभावित करता है ना? क्या नाम है? पहले अपना नाम बताओ, है ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, फिर बताना। जो तुम मेरे को ब्रेक में सुनाई थी वो सुनाओ। जो बताई थी वो बता दें। मेरे को बता दो, बस मेरे को बता दो, सबको मत बताओ। मेरे को बताओ क्या क्या। हाँ शबरी। जबरी बताओ, शिक्षा क्या है? मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ और ये संसार क्या है, इसको जानना ही शिक्षा है। चलता नहीं, इससे ज़्यादा होता नहीं। और शिक्षा कब सफल होगी? जब जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, समझो शिक्षा सफल हुई। अस्तित्व में कितनी इकाइयां हैं और कैसे काम करती हैं? अस्तित्व में 4 इकाइयाँ हैं, जड़, जीव, प्राण। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, जितना लेते हैं उतना देते हैं। लेकिन चौथी इकाई मानव इन तीनों से लेती है, बदले में देती कुछ नहीं है। मानव से क्या अपेक्षा है? मानव से अपेक्षा है कि वो भी बाकी इकाइयों की तरह अपना आचरण निश्चित करे, और फिर उसे स्वयं में प्रमाणित करे, फिर उसे परिवार में प्रमाणित करे, परिवार समाज में प्रमाणित करे, समाज सार्वभौम मानवीय व्यवस्था में प्रमाणित करे। इससे क्या होगा? जब ये काम हो जाएगा तब मानव का मानव होना सार्थक हो जाएगा। थैंक यू। लीजिए, भाषा तो आ गई ना, भाषा आ गई, धीरे धीरे भाव आ जाएगा। नहीं, ठीक है, ये सब देखो, हम संसार पे बोझ ही बन रहे हैं। सारी पीएचडी कुल मिला के बोझ है। आप कट पेस्ट करके कुछ करके कोई मतलब नहीं है, और अनावश्यक अपना अहंकार बढ़ता चला जाता है, और हम होते किसी काम के नहीं है। तो सार बात क्या निकली? जो चीज एक बच्चे को अपने घर से मिल सकती है उसका कोई विकल्प नहीं है। और सही अर्थों में, इस पे हम आगे बात करेंगे तो चर्चा करेंगे ही, शादी कोई बड़ी घटना है। विवाह इस धरती की सबसे बड़ी घटना है, सबसे पवित्र घटना है। क्या घटना है? सबसे पवित्र घटना है, सबसे बड़ी घटना है। क्या घटना है? जहां 2 लोग इस बात की घोषणा, जहां 2 लोग अपनी पूर्णता की घोषणा करते हैं और आने वाली पीढ़ी को हम जिंदगी देने के लायक हो गए हैं, इस बात की घोषणा करते हैं, और समाज से उसमें स्नेह सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो विवाह 2 लोगों की पूर्णता की घोषणा है कि हम आने वाली पीढ़ी में पूर्णता को स्थापित करने के लिए योग्य हो गए। आदमी बनाने की फैक्ट्री का नाम परिवार है। तो परिवार कोई बड़ी घटना है। अभी तक हमने परिवार को ज्ञान के लिए बाधा माना। परिवार को ज्ञान के लिए बाधा माना तो उसमें एकला चलो बहुत स्ट्रगल है, और हमारे को हमारे व्यक्तित्व का लाभ जो बच्चे को मिल सकता था वो नहीं मिला। ऐसा कहने से मेरा ऐसा कोई आशय नहीं है कि शादी करना कोई कंपलसरी आइटम है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। जो विवाह नहीं कर रहे हैं उनका परिवार जिन्होंने विवाह किया है उनसे बड़ा है। क्यों स्वामी जी?
आपका परिवार हमसे बड़ा है कि नहीं है? आपका परिवार तो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम किसी परिवार में ही हैं, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो भावना का हो, चाहे वो विचार का हो। तो इसका अर्थ है कि हम किसी परिवार में ही हैं। तो ये परिवार के रूप में जो एक बच्चे में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो गर्भ काल से लेके और जो बच्चा जिस वातावरण को देखता है, उस समय जिस इंटेंसिटी के साथ में, जिस पवित्रता के साथ में वो चीजों को स्वीकारता है, ये घटना बाद में नहीं घट सकती। ये हमको कन्वे होगा। कहां गए कमल मंगल जी? अभी नहीं। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है ये सभी को उपलब्ध हो जाए, ये इन दो प्रश्नों का उत्तर सभी को उपलब्ध हो जाए, यही समाज और व्यवस्था का काम है, आजकल जो सरकार के नाम से जाना जाता है। इतना ही काम है। तो मुख्य काम इतना ही है। मानव में सॉफ्टवेयर वाला काम बहुत ज्यादा है, हार्डवेयर वाला काम बहुत छोटा है। और मानव में सॉफ्टवेयर का काम हो गया तो एक आदमी कितना उपयोगी हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है ना, कितना विशाल हो सकता है, और लाइफ टाइम में कितनी उपयोगिता के साथ में जी सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते आप। क्योंकि अभी हमको लगता है कि अच्छाई ट्रांसफरेबल नहीं है, बुराई ट्रांसफरेबल है। अभी समाज में बुराई ट्रांसफर होती है ना, अच्छाई ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अच्छाई का साइज घटता जा रहा है ना। मैं एक से तमाम हमारे अच्छे मित्र हैं जो विभिन्न साधना परंपराओं में हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि घट रही है? तो तमाम साधनाओं में संख्याएं घट रही हैं। क्यों घट रही? क्योंकि आने वाले समाज और पीढ़ी में इवन अब लोग डिफेंस में नहीं जा रहे हैं। एक समय था जब लोग डिफेंस के लिए, रक्षा, वो एयरफोर्स है ना, नेवी और आर्मी, इनके लिए क्रेज होता था। अभी इसके लिए जो लोअर लेवल पे जॉब वाला वर्ग है वो तो जा रहा है, उसको जॉब की तलाश है, वो आर्मी में मिल जाए, वो कहीं और मिल जाए। एक छोटा वर्ग किसी किसी कम्युनिटी में है जिसकी चॉइस है आर्मी, ऐसा भी है। लेकिन हायर लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसको उधर नहीं जाना है। उसको लगता है अमेरिका जाऊंगा, उसको लगता है कि मेरे को अपना फ्री लाइफ चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखेंगे तो बेसिकली इतना ही काम कह रहे हैं कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये मूलभूत प्रश्न है। इस मूलभूत प्रश्न के उत्तर हमको उपलब्ध हो जाएं, यही मूल काम इतना ही है। और ये कितने साल में हम अपेक्षा कर रहे हैं? अभी एजुकेशन कितने साल की है? 20 साल तो कम से कम है ही है, 20 से 25 साल। 20 से 25 साल कोई भी स्किल बड़ा काम नहीं है बेटा। हम लोग तो अपने बीच में देख रहे हैं, हमारा मन आ गया तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख ली, हमने कोई जो इंजीनियरिंग के लोग नहीं थे वो इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं। मन लगने की बात है, मन लग जाए तो कुछ भी बड़ा नहीं है। तो सरल और कठिन कुछ नहीं है, जिसमें मन लग जाए वो सरल है, जिसमें मन ना लगे वो कठिन है। खत्म। कहां पहुंचे? और मन क्या चीज में लगता है? मन क्या चीज में लगता है? इंटरेस्ट क्या चीज में होता है? है? जिसमें सुख दिख जाए उसमें मन लग जाता है। जिसमें सुख मिलता है। त्वरित का सवाल भी नहीं है। आप बड़ा वाला बताओ ना। आप बड़ा वाला आपके पास है ही नहीं बताने के लिए, आपके है ही आपके पास त्वरित वाला। बड़ा बताओगे तो कैसे नहीं लगेगा। आदमी के पास से जो लॉजिकल कैपेसिटी आई है वो इवैल्यूएट कर लेता है कि ये सही चीज है। तो एक बार आदमी के सामने प्रस्ताव तो आने दो, फिर देखो देखो बच्चे कैसे बोल रहे हैं। चलिए, तो फाइनली जितनी बात हमने अभी तक की उसमें इतना निकल के आ गया कि दो ही प्रश्न हैं। 80 साल की एज है, 20 साल तो बहुत क्लियरली इसी के लिए डेडिकेटेड है, और कुछ काम ही नहीं, और धंधा ही और कुछ नहीं है। ना बच्चे हैं, ना कमाना खाना है, ना कोई जिम्मेदारी है ना। और सब कोई बोल रहा है बेटा बस पढ़ो पढ़ो, बस तुम टेबल पे बैठे रहो, जब तक IAS नहीं बनना उठना नहीं वहां से।
बहुत तंग किया इस सब ने भी। तो बहुत लंबा समय है, इतने लंबे समय की जरूरत भी नहीं है, है ना। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्यों जीना है। चलो, क्यों जीना है? 2 क्वेश्चन 7 दिन, 6 रह गए आज तो। हाँ जी, क्यों जीना है? देखो, नए और पुराने हम सभी लोग एक बार अपना अपना लिख के देखिए कि मैं क्यों जिंदा हूं, और लिखे हुए को फिर पढ़ के देखिए, उसको पढ़ने से कितनी संतुष्टि मिल रही है। अपना अपना सुना हुआ, पढ़ा हुआ सब बाजू में कर दीजिए। आपने कोई ग्रंथ पढ़ा, किताब पढ़ी, महापुरुष से सुना, सबको बाजू में रख दीजिए। शुद्ध रूप से अपनी आंख बंद करके अपने भीतर झांकिए और अपने आप को पूछिए कि मैं क्यों जिंदा हूं और क्या चाहता हूं, और उसको लिख दीजिए। और फिर पढ़ के देखिए, उसको पढ़ने से कितना संतोष मिलता है, कितना उत्तर मिलता है। सारा हमारा जूझना, हमारी समस्याएं बहुत परिवार में भी नहीं है। पति हमारे लिए समस्या नहीं है, पत्नी हमारे लिए समस्या नहीं है, बच्चे हमारे लिए समस्या नहीं है, है ना। मेरे भीतर क्लैरिटी ना होना मेरी समस्या है, मेरे भीतर स्पष्टता नहीं है, ये मेरी समस्या है। तो कोई चले नहीं चले, हमको चलना है, हमको अपनी जिंदगी को पाना है ना। जिसका मन होगा पाएगा, नहीं मन होगा मत पाएगा। लिख डालिए, मैं क्यों जिंदा हूं। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं बने तो मर क्यों नहीं जाता। क्यों जिंदा हो? और अंदर से आंसर नहीं आया तो आंसर नहीं है, यही आंसर है। अच्छा आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर नहीं लिखना है, दूसरों को प्रभावित करने वाला आंसर नहीं लिखना है। जो भीतर महसूस होता है बस उतना ही लिखना है। और नहीं लिखने का मन करे तो नहीं लिखना है। और अपने से पूछ लेना क्यों नहीं लिख रहा हूं। इसमें नकल मारने से भी कुछ नहीं होता। दूसरे का देख रहे हो क्या लिख रहे हैं। हाँ जी, हो गया। चलिए, तो जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो लोग माइक पकड़ें और जो लिखा है केवल उसको बोल दें। माइक। आपने जैसे सर बताया कि भूतकाल का नहीं देख रहा हूँ, मैंने अभी खुद को पूछा कि भाई बेटा क्यों जी रहा है, तो आंसर आया प्रसन्नता के लिए, अनंत प्रसन्नता के लिए। नेक्स्ट पूछा कि भाई तो क्या कर रहा है उसके लिए, तो आंसर आया कि शिविर कर रहा है वो भी तो। लेकिन क्यों जी रहा है, तो प्रसन्नता के लिए जीना है। अच्छी बात। हाँ जी, और फटाफट। हाँ जी, नए लोग सभी बोलेंगे, पुराने लोग स्वेच्छा से बोलेंगे।
तो मैंने लिखा है क्यों जीना है हमें, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, लोगों का भला करना है, ये देखो, है ना? देख रहे लक्षण। और पैसा कमाना है, अमीर बनना है, फिर लोगों का भला करना है। हाँ, और उन लोगों को प्रूव करना है जो मुझे बोलते थे तो कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को प्रूव करना है। और एक सबसे अच्छी बात है जो मैं खुद को अपने आप को अकेले में बोलता रहता हूँ कि यहाँ से भाग जाना है, इंडिया छोड़ के जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है। इंडिया बर्बाद हो गया है, दूसरी कंट्री में कहीं कनाडा कहीं शिफ्ट होना है। हाँ, अपनी जात की। थैंक यू। ये सारे असफलता के लक्षण है। दिख रहा है अभी बहुत क्लियरली दिख अच्छी रहा है। बात है कि आपको दिख रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ जी, देखो अच्छी बात है कि आप बहुत खुल के बोलते हैं। एक सुपात्र होने का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को एक तरह से दबा के रखूं, क्या बोलना है कि नहीं बोलना है, लोग क्या सोचेंगे, है ना। इसमें आप कहीं नहीं पहुंचते। 7 दिन भी निकल जाएंगे और ये पूरी शरीर यात्रा भी निकल जाएगी। जिसको लगता है कि मेरे को जीना है वो अपनी जिंदगी फ्लोर पे लेके आता है। जैसा भी होगा उल्टा, लोग हंसेंगे उनको हंसने दो, लोग क्या सोचेंगे उनको सोचने दो, पर मुझको जिंदगी की तलाश है तो अपन जिंदगी पा जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड। नेक्स्ट। मेरे को जीना है क्योंकि एक जीने का पर्पज यही है कि जिंदगी की जो बेसिक नीड्स है उसको पाते रहना और जीते रहना है। उसमें जिंदा रहने में ही आता है वो, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ। और दूसरी है कि मैं एक अच्छा मानव बनना चाहता हूँ, अच्छा मानवी बनना चाहता हूँ, इसलिए इसकी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी हर क्रिया में मुझे सुख प्राप्त हो, निरंतर सुख प्राप्त हो। और इवन जिंदगी में दुख भी आया तो भी उसको झेलने की क्षमता हो, इसलिए जीना है। दुख से भागना नहीं है, उसमें भी सुख को ढूंढना है। और इस प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है तो कुछ तो हमारा जीने का उसके अलावा भी कुछ पर्पज होगा, वो ढूंढना है। सर मैं इसका मतलब ये तो सिद्ध होता है कि रोटी कपड़ा मकान एक जरूरत है, उसके बाद अच्छा मानव बनना एक और जरूरत है, उसके बाद निरंतर सुख पाना एक और जरूरत है, उसके बाद भी नियति ने कुछ तय कर रखा होगा तो उसको ढूंढ लेना है। हाँ, मतलब हाँ। खोज चालू रखनी है। हाँ। जब तक नहीं मिले तब। आपका भाषा ही कहती है कि टोटल कंफ्यूजन में है। हाँ, भाषा ये बताती है कि टोटल कंफ्यूजन है। तो शब्द कहीं कहीं से पकड़ा है। शब्द में जो अर्थ निहित है, जो भाव निहित है, जो वस्तु है, जो कंटेंट है, वो अविशेष। कहीं कहीं से अच्छे लगने वाले शब्द को चूज कर लिया। बढ़िया। हाँ जी। रोटी कपड़ा मकान तो मिल चुका है, समृद्ध है, सब कुछ ठीक है। जीना है साफ सुथरा समाज के लिए, जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। जीना है साफ सुथरा समाज के लिए, साफ सुथरा समाज बने उसके लिए। पर इस पर अभी तक कोई कदम मैंने उठाया नहीं है, वो भी एक मेरी कमजोरी है। और कदम उठाने की जब चेष्टा कर रहा हूँ तो अच्छा कोई मार्गदर्शन मिला नहीं है। 57 साल के बाद आज एक किरण दिखा है कि ये मार्गदर्शन मिला है, तो उसके ऊपर कैसे चलना है, किसकी अनुमति लेनी है, वो सब लेने का प्रयास कर रहा हूँ अभी। तो बढ़िया। हाँ जी। और हेलो, कहाँ हो आप? हाँ हाँ। परिवार के साथ जीना है और मानव बन के जीना है और दूसरों को के काम में आऊं ऐसा जीना है, दूसरे लोगों को। इतने साल क्या किए? बस पैसा कमाया। चलो अब सदुपयोग कर लेना। हाँ जी। हाँ जी। क्यों जीना है? हाँ, कहाँ हो आप? हाँ। क्यों जीना है? इसलिए कि मैं अपना जो असली स्वरूप है उसको जान सकूं, पहचान सकूं, तभी उसी के बाद मैं कैसे जीना है उसका द्वार मेरा खुल पाएगा। ये यहीं आके समझ में आया कि पहले से ऐसा था? पहले से ऐसा। पहले से। बढ़िया। हाँ जी, पीछे एक माइक काकड़े जी को।
सर ये शिविर के पहले मैं व्यसन मुक्ति कैंप में जाता था, उनको लेक्चर देता था, क्योंकि मैं व्यसन नहीं करता तो उनको लगता था कि आदमी अच्छा है, इसे भाषण करवाना चाहिए। अभी जब मैं जीवन विद्या का शुरुआत किया तो जो मैं बताता हूँ उसके बाद में 30% लोग भी नहीं बुलाते मुझे, बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैं बेसिक सवाल पहले करता हूँ कि आदमी व्यसन क्यों करता है। व्यसन का कारण होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो पहले व्यसन कौन से है? यानी रैकिंग, जो ट्रैकिंग करना वो भी व्यसन है, भाला फेंकना भी व्यसन है, दारू पीना भी व्यसन है, गांजा पीना भी व्यसन है, ये सारे व्यसन ही है। पैरा जंपिंग करना व्यसन है, पैराशूट जंपिंग करना भी व्यसन है। ये करता क्यों है? आदमी इसलिए करता है कि अभी तक पैदा हुए हजारों करोड़ लोग और अभी बाद में पैदा होने वाले लाखों करोड़ लोग, अभी सृष्टि पर जो है 900 करोड़ लोग, ये सारे की अपनी आइडेंटिटी अलग है। हर एक की आंखें अलग है, पाम की रेखा, हाथ की रेखा अलग है, पाँव की रेखा अलग है। तो ये सब यूनिक है। एक पेड़ का पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता है, एक ही झाड़ के पत्ते एक दूसरे से नहीं मिलते, एक पत्थर जैसा दूसरा पत्थर नहीं होता है। तो हमें बीच में हमारे एक भाव है कि मैं यूनिक हूँ, और वो यूनिकनेस प्रकट करने का जो माध्यम होगा वो अगर मुझे विधायक नहीं मिलेगा तो मैं विघातक की तरफ जाऊंगा। तो वो यूनिकनेस प्रकट करने का माध्यम ढूंढने के लिए वो दुर्व्यसन करता है। किसी को मिल जाता है, नीरज चोपड़ा को मिल जाता है भाला फेंकने का, उसमें वो गोल्ड मेडल ले आता है। किसी को नहीं मिलता है, वो दारू पीता है। तो मैं बोला इनके लिए एक ये जीवन विद्या शुरुआत होनी चाहिए कि हमें ये समझ में आ जाए कि मेरा यूनिकनेस प्रकट करने का माध्यम क्या हो। ये जब बताना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर दिया। धन्यवाद। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले? नहीं सर, समझने के लिए वो लेवल नहीं है। वो जो लेवल होना चाहिए था समझने की वो नहीं है, या मेरी पात्रता नहीं है कि मैं उनको समझा सकूं। दूसरा वाला ज्यादा सम्मानजनक है। हाँ? मैं मानता हूं सर, मेरी पात्रता कम पड़ी है। हाँ। इसीलिए मैं इतने दिन ले रहा हूँ। हाँ। इतने सालों से हूँ। 2004 में मेरा 32 लोगों का परिवार कैंप किया था, और अभी भी मैं नहीं सोचता हूँ। देखो, जो आपने अच्छा किया उसका एग्जाम्पल मैं आज तक देता हूँ। मैं आपके गुजरात के शिविरों में इनका एग्जाम्पल दिया हूँ, है ना, कि एक परिवार नागपुर का ऐसा था जिसने ऐसा शिविर किया। तो ये अविनाश काकड़े जी वही है। तो उसका जो आपने अच्छा किया उसका एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जो आपके भीतर अच्छाई है वो सम्मानजनक है ना। राजनीति में रह के अपने आप को ना बेचना और इतने सालों भी संसारिक हिसाब से असफल रहते हुए भी अपने प्रयास बनाए रखना संसारिक हिसाब से, तो इसका मतलब है कि हमारे भीतर कोई पात्रता है। उस पात्रता को कैसे भर लिया जाए एक बार, और फिर उसको अपनी जो आप यूनिकनेस कह रहे हो, जैसे अपन ने एक चर्चा की है कि जीवन रूप में बैठ जाइए। आप जीवन बैठ जाइए, आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। तो जीवन रूप में सभी समान है, मूल चाहत सबकी समान, अक्षय बल शक्ति सब में समान, ज्ञान सबके लिए समान, जर्नी सबकी अलग अलग। तो योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में हम सभी अलग अलग हैं। हमारी भूमिकाओं के रूप में हम सभी अलग अलग हो सकते हैं। इस पूरी बात को समझ के कोई उत्पादन प्रधान जिएगा, कोई शिक्षा प्रधान जिएगा, कोई न्याय प्रधान जिएगा, हमारी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती है। तो जब हम यूनिकनेस कहते हैं तो दो रूप में यूनिकनेस कह रहे हैं। एक यूनिकनेस वो है कि योग्यता, पात्रता, क्षमता के रूप में हम सभी अलग अलग हैं, ये यूनिकनेस है। दूसरी, पूरी बात समझ में आने के रूप में मेरी भागीदारी, मेरी भूमिका अपने आप में, उसमें एक यूनिकनेस हो सकती है, लेकिन ये दूसरों के साथ में पूरक होगी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, ये बात भी ठीक है। अब रही बात ये कि वो जिनको हम समझाने जा रहे हैं या जो हमको बुला रहे हैं, अभी सारा जो मामला है वो ये है कि आवेश पैदा करने वाला जुगाड़ है। जैसे राजनीतिक का अधिकांश जो ऑडियंस है उसको लंबी यात्रा वाली बात चाहिए नहीं, उसको 5 साल में, कोई 5 साल में वो मंत्री कैसे बनेगा उसका रास्ता बताओ, या 5 साल में क्या हो, 5 साल में बहुत जल्दी कुछ उपलब्धि हो जाए वो उसको बताओ। तो उस तरह की हो सकता है, उसकी अपेक्षा कुछ अलग है। एक बार धीरे धीरे जब हमारी वो क्लैरिटी और वो स्थिति बन जाएगी तो बहुत सारा वर्ग ऐसा है कि जो उसको जानना समझना चाहता है। जैसे जब हमने शुरू किया तो हमको नहीं पता था किसकी ऑडियंस कौन है, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने भी हमको पहचान लिया। मैंने आपके पास में कई राजनेता लाए, सांसदों से लेके विधायक और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन,
उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक के स्पीकर भी लाया मैंने। हाँ, तो इसका नहीं चल सका सर। हाँ, सब भाग गए। इसका यही मतलब है कि बहुत वो शॉर्ट टर्म, भाई राजनेता की दृष्टि 5 साल की होती है, तो उसको ऐसी बात बताओ जो 5 साल में हो सकता है, इससे ज्यादा उसकी सुनने की स्थिति नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है। उस समय हम भी नए थे, हमको भी नहीं पता था कि फाइनली क्या, लेकिन ठीक है, किसके भीतर का वो सोया हुआ इंसान या उस किसके भीतर की वो दूरदृष्टि वाला कब जग जाएगा ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी भी स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती है, सुनने वाले की भी निष्कर्ष धीरे धीरे बेहतर होते हैं। आज जो आपकी मैच्योरिटी लेवल है वो एक अलग लेवल की है, जब 20 साल 15 साल पहले थे वो एक अलग लेवल की थी। हमारी भी 15 साल पहले स्थिति अलग थी, अभी स्थिति अलग है। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन तो हो ही रहा है। इवोल्यूशन 2 पार्ट में है। एक पार्ट में है कि हम भ्रम की समीक्षा के लिए योग्य हो जाते हैं, जो उचित नहीं है उसको किसी समय तक हम उचित नहीं है को उचित माने रहते हैं, किसी समय के बाद उचित नहीं है को स्वीकार लेते हैं कि ये उचित नहीं है। ये एक जर्नी है। फिर एक दूसरी जर्नी है कि जो सही है, जो कल तक सही था, उसको मैं अभी मानने की स्थिति में नहीं था, आज मैं उस सही को मानने की स्थिति में हूं। तो सही भ्रम को भ्रम है ये पहचान पाना, सही को सही है ये पहचान पाना और स्वीकार पाना, ये घटना आदमी की जर्नी में इवॉल्व होते होते एक समय लेती है। तो आदमी की जिंदगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि डब्बा खोला और डाल दिया, और ये होना ये ठीक भी है, क्योंकि जो भी हम आज हैं वो भी अचानक नहीं है, और जो भी हम बदलेंगे वो भी अचानक नहीं है, क्योंकि अचानक हो गया तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर उसमें एक ये भी रहा कि मैंने बोला कि हमारे यहाँ व्यसन मुक्ति केंद्र ज्यादा होना ये अच्छी बात नहीं है समाज में। बिल्कुल ठीक, ये कम होनी चाहिए। तो इसका आप इसको प्रमोट करते हो बार बार कि हमारा सबसे अच्छा व्यसन मुक्ति केंद्र है, और आप ये चाहते हो कि मैं ये बोलूं। हाँ, तो मैं नहीं बोलूंगा। तो इसका मतलब है कि वो जब पुरानी दुकान में पुराना ही माल बिकेगा, नई दुकान के लिए नई दुकान से जानी पड़ेगी ना। कई बार पुरानी दुकान में नया माल फिट नहीं होता है। तो ये जितना बड़ा माल है ये हो सकता है पुरानी दुकान में फिट ना हो, इसके लिए हो सकता है नई दुकान बनेगी। तो बेसिकली संसार की सारी प्रॉब्लम का इतना ही मतलब है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, कैसे जीना है का पता नहीं है, तो वो व्यसन की ओर जा सकता है, वो अपराध की ओर जा सकता है, वो भ्रष्टाचार की ओर जा सकता है, वो ईमानदारी से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ईमानदार हूं इसलिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो कितनी तमाम अनंत प्रॉब्लम का एक ही मतलब है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है पे क्लैरिटी नहीं है। तो सारी समस्याओं पे बात करने की, हम भी जब बहुत सारा समाज सेवा और बहुत सारी ये सब करते रहे तो लगता था यार कितनी सारी प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होंगी। जैसे आपने कहा अच्छा समाज देखना चाहता हूं, अब समाज में बुराइयां गिनने जाओगे तो सर पकड़ के बैठ जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं किया जाए वही निकलेगा, और फाइनली हर काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसा घूमता है पूरा चक्री। तो जब तक आप एक नौकरी कर रहे हो, पैसा ला रहे हो, घर में खर्च कर रहे हो, ये एक तरह की जिंदगी। जब आप समाज और देश दुनिया के बारे में सोचना शुरू करते हो तो एक अलग तरह की चीजें सामने आती हैं। तो अब ये पता चला कि भैया कुछ नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है। मेरे को भी यही समझना है, दूसरे को भी यही समझ, जिसको समझना होगा वो आएगा, जिसको नहीं समझना होगा मत आए। हमारी कौन सी मजबूरी है, अपने घर से खा रहे हैं, हमको फंडिंग की जरूरत नहीं है। अपना दाना पानी अपने हाथ में रखा, उसके बाद अपन लेता नहीं सर कभी किसी प्रबोधन की, नहीं तो मेरे जैसे प्रबोधन जो करते 51 हजार 1 लाख रुपए लेते। नहीं, इसलिए यहाँ तक पहुंचे। मैं तो 1 रुपया नहीं लेता कभी। इसलिए इस सभा में मौजूद हो कि उसका पैसा नहीं लिया था। नहीं लेता सर, मैं गलत समझता। तो इसका मतलब ये हुआ पहला कैंप जो था ना आपका 2004 का, जिसमें सारे इंजीनियरिंग के छात्र, जिसमें पहली बार बैठा था मैं, उन्होंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया था कि मरते नहीं इसलिए जी रहे। हाँ, बहुत ईमानदारी से जवाब था वो। ठीक बात, ठीक हो गया। तो प्रॉब्लम लंबी चौड़ी नहीं है, प्रॉब्लम केवल इतनी है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है का पता चल जाए, बाकी सब अपने आप से सेट हो जाएगा। जी। गुजरात में युवाओं पर सबसे ज़्यादा लिखने वाला था फादर वालेस। तो फादर वालेस लगभग 12 पुस्तक लिखी युवाओं पर। तो मैं उसको मिला था शायद 84-85 में। तो पहले मैंने टपाल लिखा था। क्या पत्र पोस्ट कार्ड नहीं, अंतर्देशीय पत्र ज्यादा था, बड़ा था। उसमें कोर प्रश्न था कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें जीना चाहिए या आपघात कर लेना चाहिए, जीना चाहिए या सुसाइड कर लेना चाहिए। हाँ, तो हम जो जी रहे हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो मरते नहीं है इसलिए जीते हैं। तो जीने की सार्थकता के लिए आपके पास क्या क्या जवाब है? तो मैं 3 जवाब साथ में लिख देता था कि 3 जवाब नहीं देने का।
तो 6 महीने बाद में कोई परीक्षा देने के लिए गया था, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में रुका था तो मिला, तो उसको सारा पत्र याद रहा था। मैं वो वॉकिंग करने निकले, मैं बीच में खड़ा रह गया, मैंने बोला मैं विनोद मांडविया, तो उसको सारा पत्र बोल दिया, सारा पत्र याद था, मेरे से ज़्यादा अच्छा याद था। तो उसने ऐसा बोला कि क्यों जीना ये प्रश्न ही नहीं है, अच्छा कैसे जिया जाए वो ही प्रश्न है। तो इतनी फिलसफी झाड़कर भी वो पता नहीं चला। जय कृष्णमूर्ति अहमदाबाद आते थे, जब रुकते थे तो बाबा भाई पटेल के साथ रुकते थे। उसने कहीं अच्छी पुस्तक लिखी है गुजराती में, उसको मैं 86 में मिला और बहुत लंबी बात हुई, 20 मिनट आधा घंटा। अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी आचार्य संघ के वो प्रोफेसर के वो प्रमुख थे, कोई संघ था उसका, तो वो भी नहीं कह पाया। और मैंने ऐसे 80 लोगों को 3 साल में मिला और यही एक ही कोर प्रश्न यही था कि क्यों जिया जाए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। और इसमें एक था स्वामी तद्रुपानंद, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अहमदाबाद में स्वामीनारायण कॉलेज का प्रिंसिपल हेड था। उसके बाद वो साधु हो गया, 20 साल यहाँ रहा गंगोत्री में और ऊपर। तो इसके उसको भी पूछा तो उसके पास भी स्पष्ट उत्तर नहीं था। तो इसने फिर से मैंने वो सबको बोलने का बंद कर दिया। तो जो सारी बात जो मोटिवेशन कर रहे हैं, जो समाज को नया रास्ता दिखाने के लिए जो भी बात कर रहे हैं, उसको भी पता नहीं है कि क्या बोल रहा है ना? हाँ जी, क्यों जीना? हाँ, मानसी कुछ कहना चाहती? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब जिंदा हूँ यार, काफी है। जिंदा रहो, जिंदा होने से खुश है। शुभकामनाएं। तुम खुश हो तो हमको क्या दिक्कत है? हाँ जी, और कोई? और कोई? हाँ जी, पीछे। हाँ जी, हाँ जी, हो गया, हो गया। और किसी को कहना है कुछ? हाँ जी, माइक इधर, इधर माइक। मैंने ये एक्चुअली यहीं पर नहीं लिखा है, मैं बहुत सालों से इसको बोलता हूँ मिशन स्टेटमेंट ऑफ लाइफ। ऐसा मैंने एक किताब में अब्दुल कलाम साहब की किताब में पढ़ा था कि एक अपने जीवन का उद्देश्य एक पन्ने में लिख दीजिए और वो पन्ना मानव इतिहास के ग्रंथों में एक महत्व का पन्ना बन जाए, उस कोशिश में लग जाए। तो वो बात मुझे टच की और 2005 से मैं अपना मिशन स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, चेतना का स्तर जो भी बढ़ता है, उस हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन भी करता हूँ और एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने बनाया है। मैं मदर टंग में, क्योंकि वो दिल से आता है, तो मैं गुजराती में मैंने लिखा है, मैं हिंदी में बाद में बोलूँगा। मैं गुजराती में इस तरह से लिखा है मैंने कि मानव प्रजातिने પૂર્ણતાના યુગમાં પ્રવેશ કરાવી શક્તિ કેળવણીની પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થવું અને તેના વિજ્ઞાન અને વ્યવસ્થાપનની વિશ્વ સંક્રિયાત્મક प्रणाली स्वरूपे विलुप्त થવું। मतलब ये है कि मानव प्रजाति को पूर्णता के युग में प्रवेश करवा पाए ऐसी एजुकेशन की पूर्णता को प्राप्त होना और उसके विज्ञान और व्यवस्था की प्रणाली स्वरूप विलुप्त हो जाना। यानी मेरा दैहिक अस्तित्व जब खत्म हो जाए तो वो एक प्रणाली के रूप में विलुप्त हो जाए किस तरह से। मैं इस दर्शन से अट्रैक्ट जो हुआ, समझा नहीं, फिर से बोलो। हाँ, मैं फिर से बोलूं, पूरा ट्रांसलेशन गुजराती में। मानव प्रजाति को पूर्णता के युग में प्रवेश करवा पाए, उसका आसान वर्ज ये हो सकता है कि अभी सब लोग जिंदा हैं। हम बार बार पूछते कितने प्रतिशत लोग जीते हैं, तो पूरी मानव प्रजाति प्लेटफॉर्म बदल ले। ऐसी एजुकेशन की पूर्णता को प्राप्त हो जाना और उस पूर्णता के विज्ञान, मतलब उसकी जो टेक्स्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, और उसकी व्यवस्था की प्रणाली में, यानी एक तंत्र के रूप में विलुप्त हो जाना। तो मैं बहुत पहले से इस बात पे क्लियर, मतलब समझ आ गया था कि 2 तरीके के जगत में काम हुए। इससे पहले मानव प्रजाति ने 2 तरीके के काम किए।
एक तो उसने अपने बाहर काम किए, दूसरे उसने अपने भीतर काम किए। उसने मानव ने अपने बाहर जितने भी काम है वो हमारे सामने पूरा जगत है, पेन से लेके हेलीकॉप्टर तक। बहुत सारा काम मानव प्रजाति ने भीतर भी किया है, जिसमें आप साधना पद्धति, 8 अंग योग के वगैरह वगैरह सारे। तो मैं ये बात बहुत क्लियर हो गया था कि पश्चिम में अपने बाहर ज़्यादा काम किया, पूर्व ने अपने अंदर ज़्यादा किया, पर दोनों का मिला जुला फंक्शन, जीने के लिए भी जिंदा तो रहना पड़ता है, तो जिंदा भी रहा जाए और जिया भी जाए, ऐसा कोई फंक्शन, ऐसा कोई दर्शन, ऐसा कोई विज्ञान क्या मानव को हम उपलब्ध करवा पाए, ऐसा मैं सोचता था। और छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, मैंने ऐसा सोचा था कि अभी तक मानव ने वो काम नहीं किया है, तो वो मेरी, अशोक पटेल की जिम्मेदारी है। क्या बात, क्या बात। और मैं ये सोचता था कि मुझे ऐसा दर्शन बनाना है। मैं खुश इस बात से हूं कि इतना बड़ा काम हो चुका है, तो अब मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये पहली बार जब लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, उस हालात में पहुंचे तो कितना साल लगा, तो वो मैंने इसीलिए पूछा था कि ये मतलब जानना दर्शन बनते कैसे हैं। पहले मेरा रेफरेंस पॉइंट था, यहाँ आया तो बहुत चालाकी से आया था कि मैं अपना दर्शन बनाना चाहता हूं, तो वहां से एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि कुछ काम की चीज मिल जाए, क्योंकि अशोक पटेल की जिम्मेदारी थी वो दर्शन देना। तो जहां से जो भी मिलता है, मैंने इस विचार को लिखा अपने मिशन स्टेटमेंट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मानव का 2 ही काम है, चेतना के 2 ही काम है, टू एग्जिस्ट और टू इवॉल्व। चेतना 2 ही काम के लिए है, और 2 एक्चुअली भी नहीं है। एग्जिस्ट होते हैं वही इवॉल्व होते हैं, और इवॉल्व होते हैं वही एग्जिस्ट कर पाते हैं। चेतना सबसे पहला जीव बना, अमीबा करके सेल बना पहला। उसके बाद उसने क्या किया आज तक? उसके बाद उसने 2 ही काम किए हैं। सबसे पहला एग्जिस्ट करने का काम, और उसके बाद उसने छुपी तरीके से इवॉल्व होने का काम ही है। तो अमीबा ही आज हम सब बन के बैठे हैं। तो चेतना मूल रूप से 2 ही काम करते हैं। मुझे लगा ये आसान शब्दों में है कि चेतना का काम है जिंदा भी रहना है और जीना भी है मानव के तौर पर। तो ये दर्शन मतलब मैंने ये लिखा था और एक दर्शन की खोज में था, और ऐसे बहुत सारे काम हो चुके होते हैं, हमें पता नहीं था। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ हो चुकी है, तो अब मैं उसको सिर्फ उसमें जुड़ना चाहता हूँ, मतलब अपने अमल के जो अगर है पेन बन चुका है तो मुझे वो नया बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुखद, बढ़िया। हाँ जी, और किसी का कुछ शेयर करने का मन है? चलिए, तो क्यों जीना है पे लेके कुछ बात हुई और उसमें आपने कुछ शेयर किया। तो इसके जो आंसर आते हैं, लगभग जो सभा में पूछने से आंसर आते हैं, तो ये आंसर काफ़ी कॉमन रहता है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे। काफ़ी कॉमन आंसर रहता है। ये भी काफ़ी कॉमन रहता है कि हमने सोचा नहीं। और मोस्ट कॉमन आंसर यही होते हैं कि परिवार के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए जी रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन रहते हैं। और परिवार से पूछो तो बोलते हैं इन्हीं से दुखी हैं। एक बहुत छोटा वर्ग ऐसा भी रहता है कि जो कहता है कि ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। 1-2 लोग ऐसे भी मिल ही जाते हैं। लेकिन फाइनली इसका आंसर सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? इसका आंसर क्यों जीना है ये सबके लिए एक होगा, एक है कि अलग अलग है? हाँ जी, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका उत्तर सबके लिए एक है कि अलग अलग है? हाँ जी, माइक। मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक सा लक्ष्य नहीं हो सकता। तो जरूरत के हिसाब से क्यों जीना है तो वो अलग हो सकता है, पर यूनिवर्स के हिसाब से जब वो व्यक्ति यूनिवर्स को पहचान जाएगा और यूनिवर्स के सिद्धांत और नियमों को जान जाएगा तो फिर एक ही एक क्यों जीना है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि कल इस पर हम कुछ बात कर चुके हैं, है ना। मैं फिर से उसको रिपीट ही करूंगा और फिर से उसको एक बार देख लेंगे। मानव जाति का समस्त प्रयास, मानव जाति का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख के लिए है।
कल इस पे हमने कुछ बात कर ली थी, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कमी है तो फिर से पहचान लीजिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा, हम किसी सुख की तलाश में कर रहे हैं। ऐसा है? नहीं है। है ना? तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि मानव एक नेचुरल एंटिटी है, मानव एक प्रकृति की इकाई है, तो सभी मानव पे कोई एक नियम काम करता है ना? अभी हमारा मानना है कि सभी मानव अलग अलग हैं और सब पे कुछ अलग अलग काम करेगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या चीज है जहां सारे मानव एक हैं, फिर वो क्या चीजें हैं जहां हम सब अलग अलग हैं। हम अलग अलग हैं, नो डाउट, लेकिन हम एक भी हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो कहाँ एक है, कहाँ अलग अलग हैं, इसको पहचान लेते हैं। तो इस अर्थ में कहा कि दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा आदमी और बुरे से बुरा आदमी, हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारे हिसाब से किसी सुख की तलाश में करते हैं। ऐसा है? नहीं है। ऐसा है? ठीक हो गया? यदि ऐसा है, इसका मतलब है कि फिर हम सब के जीने का प्रयोजन या जीने की जो मूल चाहत है वो एक है कि अलग अलग है? और आज और अभी एक है, फिर ये अलग अलग क्या है? चाहत एक है, उसको पाने के तरीके अलग है। भी किसी को लगता है कि मैं, है ना, जैसे आपको लगता है इंडिया से बाहर चला जाऊं, कनाडा जाके ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी को कनाडा जाने से ठीक लग सकता है, किसी को कोई जॉब करने से ठीक लग सकता है। उसके तरीके हमने अपनी चेतना के अनुसार निकाले हैं। और वो सही है कि नहीं सही है, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन एक बात तो मूल अभी भी एज इट इज टिकी हुई है कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, उसके मूल में हमारी सुखी होने की कामना है। ये ठीक हो गया? यहां तक एक है, ये हिलने डुलने वाला नहीं है। तो मूल रूप में जो मूल चाहत है, वो मूल चाहत है, वो सुख है और सुख की निरंतरता है। इससे ज्यादा, इससे कम में सभी के लिए ऐसा ही है। इसका मतलब ये एक चीज है जो सभी मानव के लिए एक समान है। अब अपनी अपनी चेतना के अनुसार हम इसको अलग अलग पूरा कर रहे हैं। जैसे किसी ने, आपने कहा कि पल पल में जीने की बात किया, है ना? तो मेरी जैसी मन स्थिति है उसके अनुसार मैं मेरे सुख को डिफाइन कर लेता हूं। जैसे 10 साल पहले, यदि मैं मेरी बात करूं तो मेरे 40 साल पहले जो मेरे लिए सुख था वो 20 साल पहले नहीं था, जो 20 साल पहले था वो 10 साल पहले नहीं है, बदल रहा है। लेकिन ये कब तक बदलेगा? कोई चीज कब तक बदलती है और क्यों बदलती है? जो अपूर्ण है वो बदलेगा और पूर्णता के लिए बदलेगा और पूर्णता को पाके स्थिर हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गलत आंसर आता रहता है। ये गलत आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि सही का पता नहीं है। एक बार सही आंसर आने के बाद फिर तो सही बना रहता है। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं वो सारे परिवर्तन इस अर्थ में है कि हम पूर्णता को पा जाएं, कंप्लीटनेस को पा जाएं, ये अधूरेपन से मुक्ति को पा जाएं। तो सारी हमारी जर्नी 2 भाग में है, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। मानव की सारी जर्नी केवल 2 भाग में है, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। एक पार्ट है अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान लेना। एक पार्ट वो है इससे निरंतर सुख नहीं मिलेगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। एक दूसरा भाग है कि ये निरंतर सुख है। इसलिए बढ़िया सूत्र है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है।
क्या चीज में सुख की निरंतरता नहीं है? इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, रूप बल धन पद में सुख की निरंतरता नहीं है, ये वर्तमान वाला प्यार में सुख की निरंतरता नहीं है, ये निर्भरता है। तो जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है ना, उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसका सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है। जिसका सुख स्वभाव है, किसका? मेरा। सुख मेरा स्वभाव है, उसका अनुभव ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब निरंतर सुख। तो मैं उसी को पा जाऊं जो मैं हूं, जिसकी ये सुख तलाश है, मैं उसी को पा जाऊं, तो इसका नाम मोक्ष है, इसका नाम सुख की निरंतरता है। तो उसको समय आने से समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी हमारी क्लैरिटी बनी कि ये क्षण क्षण करके निरंतर नहीं होता है, और ये सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, सबसे बड़ा भ्रम लंबे समय तक टिकता है। हर एक को मालूम है कि इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्षण क्षण को जोड़ के विस्तार पा जाएगा, निरंतर हो जाएगा, है ना, या मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए। अपनी इच्छाओं के प्रति इतना हमारे भीतर, मतलब यदि बंधन के रूप में कहा तो 3 बंधन बोले जाते हैं, इच्छा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, आशा बंधन। तो इच्छा बंधन और विचार बंधन सबसे गहरे बंधन है। अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ मानना, अपने विचार को श्रेष्ठ मानना, उसके आधार पर गाड़ी नैया पार हो जाएगी, ऐसा मान के चलते रहना, जबकि सच्चाई वैसा नहीं है। तो चलिए, तो एक बात पता चली कि मूल चाहत धरती के सभी मानव की एक है, आज और अभी एक है। हाँ, प्रॉब्लम कितनी है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम केवल इतनी है, प्रॉब्लम केवल इतनी है कि ये सुख क्या है, बस ये मेरी समझ नहीं। सुख क्या चीज है, इस मामले में हम अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? क्यों अलग अलग हैं? कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता में क्यों हम अलग अलग हैं? पूरा जाना नहीं तो क्यों नहीं जाना है? वैसी शिक्षा नहीं मिली। क्या शिक्षा नहीं मिली? कंप्लीट शिक्षा नहीं मिली। और क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली? शरीर की शिक्षा मिली, स्किल की शिक्षा मिली, जिंदा रहने की शिक्षा मिली। तो इसका मतलब है कि जिंदा रहने के धरातल पर, शरीर के धरातल पर हमारे सुख एक होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग ही रहेंगे। तो शरीर के धरातल पर जब भी बात करेंगे जिस चीज में, देखो कितनी बढ़िया बात है, कोई भी शरीर से जुड़ा हुआ ऐसा सुख नहीं है जो एक आदमी को सारी जिंदगी एक समान सुख दे दे। शरीर से जुड़ा हुआ एक भी सुख ऐसा नहीं है जो एक आदमी को सारी जिंदगी एक समान सुख देता रहे। और शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आज की डेट में सारी दुनिया के सभी लोगों को एक समान सुख देता हो। कोई परफ्यूम आपको बहुत अच्छा लग सकता है, मेरे को उससे वोमिटिंग हो सकती है। कोई खाना किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल अरुचिकर हो सकता है। तो शरीर के धरातल पर किसी को कोई बहुत सुंदर लगता सकता है, किसी को लगता है कि बिल्कुल कोई काम की बात नहीं। तो शरीर के धरातल पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो सभी को समान रूप से स्वीकार हो, भोग की दृष्टि से देखें तो। ठीक हो गया? तो इससे हमारा ध्यान इस बात पे चला जाता है कि ये क्यों अलग अलग है, अभी अभी समझ में आ रहा है। अब इसमें कोई अपने को बुरा नहीं लगेगा, है ना। कोई कहेगा भी मैं ये काम करता हूं, हाँ भाई ठीक है, अभी समझ में आता है कि क्यों कर रहे हो तुम। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पहले बात किया, यदि हम घटना की जगह प्रक्रिया को देखते हैं तो हर आदमी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। और फिर उसकी भी एक जर्नी दिखाई देती है और अपनी भी एक जर्नी दिखाई देती है। मैं भी ऐसा ही बहुत कुछ करके आया हूं। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे अपने को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को नेष्ठ मानना, अपने को सुपीरियर मानना, दूसरे को कमजोर मानना, ये खत्म हो जाता है। फिर समझ में आता है जर्नी है।
मेरी भी एक जर्नी है, सबकी एक जर्नी है, और सबको अपनी जर्नी पूरी करनी है। फिर ये भी ध्यान चला जाता है कि जिसको आज हम सबसे कमजोर और छोटे से छोटा और गिरा हुआ आदमी मान रहे हैं, ये भविष्य का महापुरुष है कि नहीं है? चाहे शरीर यात्रा कितनी भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली इसका डेस्टिनेशन वही है। तो प्रक्रिया को देखते हैं तो फिर प्रक्रिया के रूप में सारा घटनाक्रम स्वीकार होता है। तो उससे अपने भीतर स्वीकारने अस्वीकारने का, किसी धर्म और जाति, देश और विदेश और व्यक्ति और तमाम सबके साथ अपनी स्वीकार्यता बनती है। अपनी स्वीकार्यता बनती है तो हम हल्के हो जाते हैं, हमारे भीतर बोझा नहीं रहता। हमारे भीतर सारा बोझा किस बात का है? सारा बोझा हमारी अस्वीकृतियों का बोझा है। जो भी मैं अस्वीकार करता हूं वो मेरा बोझा है। अस्वीकार करता हूं मतलब जिसको मैं नहीं समझ पाता, उस सेंस में कह रहा हूं। जो अस्वीकार करने के लायक है उसको अस्वीकार करना ही मेरा हल्कापन है। जो अस्वीकार करने के लायक है उसको अस्वीकार इसलिए कहा कि भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। भ्रम की समीक्षा का मतलब है कि जो अधूरा है उसको अधूरा है ये स्वीकार लिया। स्वीकार लिया का मतलब मेरी जिंदगी में हावी नहीं होगा। मैं बोलता हूं लेकिन जिंदगी में हावी है, इसका मतलब ये स्वीकार नहीं हुआ है। इसलिए बहुत अच्छी परिभाषा है, लिख सकते हैं, अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। कहां गया भौमिक? हाँ, अध्ययन पूछ रहे थे। अध्ययन क्या है? अपने निष्कर्षों का मतलब सही निष्कर्षों का। आप पता नहीं क्या मान लिए हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। यदि बहुत टेक्निकली कहें, सह अस्तित्व के अर्थ में निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। लूज नहीं छोड़ना, है ना? सह अस्तित्व के अर्थ में हमारे कुछ निष्कर्ष, जब हम शिविर करते हैं तो पहला शिविर करते हैं, दूसरा शिविर करते हैं, या कुछ निष्कर्ष हमारे पास पहले से भी होते हैं। निष्कर्ष होना एक बात है, उनकी चर्चा करना एक बात है, स्वीकार हो जाने का मतलब है आचरण वैसा हो गया है। सह अस्तित्व के अर्थ में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। बोलना अध्ययन नहीं है। सह अस्तित्व के अर्थ में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी स्वीकार नहीं हुआ है। वो मेरे ही आचरण में नहीं है, मैं ही वैसा नहीं जीता हूं, लेकिन कम से कम बोलने लगा हूं, ये भी अच्छी बात है। आज नहीं कल स्वीकार हो जाएगा, पहले भाषा ही आती है। हाँ जी, कहां पहुंचे? क्या निष्कर्ष निकला इस चर्चा से? क्या निकला है? हर मानव की मूल चाहत, इसमें आपका कोई योगदान? तो मानव का मानव होने में कोई योगदान नहीं, मानव का उसके शरीर का साथ कोई योगदान नहीं। शरीर का प्रोड्यूस होना बायोलॉजिकल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, इसमें मानव की कोई योगदान ज्यादा नहीं है। तो मानव का मानव होने में कोई योगदान नहीं। जीवन में अक्षय सोचने समझने की असीम क्षमता होने में मानव का कोई योगदान नहीं। शरीर की और शरीर की व्यवस्था में मानव का कोई योगदान नहीं। और मैं सुखी होना चाहता हूं, इसमें भी आपका कोई योगदान नहीं। इतना सब कैसे हो गया? इतना सब कैसे है? बाय डिफॉल्ट मतलब बाय नेचर। और मेरी यात्रा कहां से शुरू होती है? मेरी यात्रा कहां से शुरू होती है? सुख को समझने और सुख को मेरी जिंदगी में जीने और मेरी उपयोगिता के अर्थ में सुख को मल्टीप्लाई करने में मानसिक और शारीरिक ताकत का उपयोग कैसे करूं? तो मेरे पास दो ताकत है। एक ताकत है कि मेरे पास सोचने की ताकत है, एक ताकत है कि मेरे शरीर में एक ताकत है। तो मेरी मानसिक और शारीरिक ताकत का सुख क्या है ये समझने में इस्तेमाल करूं, सुख को अपनी जिंदगी में उतार पाऊं, और हर मानव अपनी उपयोगिता को जान के तृप्त होता है, दूसरों की जिंदगी में भी सुख को उतार पाऊं, ये मेरे होने का अर्थ है।
बाकी खाना पीना है। सिंपल सा काम है। सर इस अर्थ में क्यों जीना है उसका आंसर सबके लिए अलग बनेगा कि एक ही रहेगा? एक ही रहेगा। आप हिला नहीं सकते, हमारी हैसियत नहीं है। हिला के देखो, आपको यही बोलना पड़ेगा मैं दुखी होना चाहता हूं, उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। दोबारा आप बोलोगे नहीं मैं सुखी और दुखी होना चाहता हूं, उसके लायक आपको छोड़ेंगे नहीं। इतना पीटेंगे मिलके। आप बोल के तो देखो, आपको सुखी बनाने में हम सहयोग कितना कर पाएंगे ये क्वेश्चन है, पर आपको दुखी करने की तो हमारी पूरी योग्यता है, उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो ये ध्रुव है, इसमें ये हमारा आपका किया धरा भी नहीं है, बाई नेचर है। ऐसा क्यों हो गया है? क्यों सभी मानव में सुख की तलाश है? ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? धरती पर जितने मानव आए, जितने हैं और जितने आने वाले हैं, सभी मानव की मूल चाहत एक है कि वो सुख और सुख की निरंतरता चाहते हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद सब इसमें शामिल है। ये कहां से आ गया? क्यों ऐसा हो गया? क्यों मानव ऐसा ही है? क्यों मानव ऐसा है? कभी ऐसा सोचा? हाँ, कभी ऐसा क्वेश्चन मन में आया? क्यों मैं ऐसा ही हूं? माइक। मानव शरीर का कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जिसको अपन कह के बताते हैं कि उसका कोई डिजाइन प्रकृति का ऐसा है कि अगर वो अगर सुख में नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे टूट के बिखर जाएगा, और अगर वही सुख में और निरंतरता में रहेगा तो वो विकास की तरफ प्रगति कर सकेगा, आसानी से प्रगति। ये आपने उसका एक्सप्लेन कर दिया, पर ये क्यों आ गया, कहां से आ गया, ये नहीं बताया। वो उसके स्वभाव में भी है, प्रकृति तो स्वभाव में कहां से आ गया? जिसको आप कहते हैं नियम में ही है। नियम में कहां से आ गया? तो वो जीवन नेचर में कहां से आ गया? नेचर में ये जो कहें कि जो जैसे प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, जो गुण हैं, जो एक दूसरे के फेवरेबल में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के फेवरेबल में होकर के वो कहां से आ गया? वो आकार, मतलब जिसको कहते हैं ना शून्यता, वहां से शून्यता से। शून्य में कहां से आ गया? शून्यता अपने अपने जो स्वभाव की घनता है उससे ही प्रकट हुई है। शून्यता हमारे स्वभाव से प्रकट हुई? नहीं, मतलब अपने असली जो अपना जो स्वरूप है उसकी। आदमी सोचने वाले। बढ़िया, ठीक हो गया। तो देखिए, तो यहां तक हम पहुंच गए कि बेसिकली सुख क्या है। अब सुख हम सबके लिए एक है कि अलग अलग है? अभी हर बात का उत्तर मिलता है, जब तक शरीर के साथ जुड़े हैं तब सबके लिए अलग अलग है ना? और जब नेचर में सुख देखने जाते हैं तो फिर सबके लिए एक है। लेकिन आज भी सब सुख सबके लिए एक है ना। अच्छी बात यह है आज और अभी सबके लिए सुख एक है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। सबसे गिरा हुआ आदमी और सबसे उठा हुआ आदमी, सब पे एक ही नियम काम कर रहा है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। ऐसा है कि नहीं? जम के जांचो, असहमत होने का पूरा प्रयास करें। शरीर शरीर के स्तर से देखिए तो सबके लिए सुख अलग अलग है। आपने कहा जैसे नेचर के स्तर से देखिए तो सबके लिए सुख एक है। उसको समझेंगे, हाँ, है ना? मेरा सवाल ये है, शरीर नेचर है कि नहीं है? शरीर नेचर है। शरीर नेचर है, इसलिए कहा कि सबके लिए आज और अभी सुख एक है। उसका सूत्र बोर्ड पे लिख दिया। तो जो स्वयं को शरीर मान के जीता है उसके लिए भी, और जो ज्ञान मान के जीता है उसके लिए भी, सबके लिए नियम एक ही है कि स्वीकृति बराबर सुख। इसलिए
क्या मैथमेटिक्स आ गया? जिंदगी का मैथमेटिक्स आ गया कि स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख। और मैं क्या चाहता हूं, अब इसको पहले इतना हैंडल कर लेते हैं, फिर आगे हैंडल करते हैं। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो ध्यान से देखें। और ऐसा जिसकी आपने कर ली हो, अब इसको जांचें पहले। जिसको आप स्वीकार लेते हो वही आपके लिए सुख है, और जिसको आप नहीं स्वीकार पाते हो वही आपके लिए दुख है। क्षण क्षण का हिसाब हो गया। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख। ऐसा है? नहीं है। असहमत होने का प्रयास करें। इसमें सही गलत की चर्चा नहीं हो रही है, प्रक्रिया देख रहे हैं, बार बार प्रक्रिया को देख रहे हैं, सही गलत की चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रक्रिया में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ जी। मैं सिर्फ शेयरिंग देना चाहता था। जो बुजुर्ग लोग बार बार मेरे को और सबको बोलते थे कि जितना है उसी में सुखी रहने का प्रयास करो। और दूसरा, संतोषी मानवी जो है ना, जिसको संतोष मिल जाता है वही सुखी रहता है। तो अभी तक मेरा कंपैरिजन वही किया कि जो चीज मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली ना, तो संतोष नहीं मिला, इसलिए मेरे को दुख मिल रहा है। जो नीचे लिखा ना कि मैंने स्वीकृत किया ही नहीं जो चीज मेरे पास है, मेरे पास जो नहीं था उसके ही मैंने अपेक्षाएं रखी, इसलिए दुख ही दुख इकट्ठा हुआ और सुख की दौड़ में अभी भी दौड़ रहा हूँ। हाँ देखो, मतलब इस पूरी बात का देखो फर्क कैसे पड़ता है। वो रास्ते में हम आ रहे थे, हमारे काकड़े जी कह रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, ये आदमी को अकर्मण्य बनाती है। गलत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अंधे के हाथ की लाठी है, तो इसका मतलब हुआ कि आप जैसे हो ज्यादा दुखी मन ना हो, उसके लिए आपको बोल दिया कि जितना है इसमें संतोष करो। तो इस सारी क्या चीज के बारे में बात हो रही है? ये भौतिक वस्तु के बारे में बात हो रही है। लेकिन उससे ये निकल के नहीं आया कि जो आपकी असीम क्षमताएं हैं वो करेंगी क्या। अभी इतना ही लगता है कि हमको सारी जिंदगी की उपलब्धि इतनी है कि भौतिक वस्तु ही उपलब्धि है, और भौतिक वस्तु किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो तुम दूसरे के देख के दुखी मत हो, तुम्हारे पास जितना है उससे संतोष करो। ये एक तरह का नकारात्मक स्थितियां भी हैं जो हमको कंप्रोमाइजिंग होना सिखाती है, जो हमको थोड़े में सीमित करना सिखाती है, जो हमारी क्षमताओं को क्षुब्ध करना सिखाती है, और धीरे से हम अकर्मण्य भी होते हैं। इससे निकला कुछ नहीं। इससे यह नहीं निकला कि तुम कर क्या सकते हो। छोटी शेयरिंग करता हूं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो वो ज्योतिषी के पास जाता है। मैं भी कभी गया था बुरे वक्त में। बुरा वक्त ये था कि नौकरी छोड़ दिया था, बीवी बच्चा साथ में थे, पैसा था नहीं। पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं मिलता है, लोग अपने, है ना, और गृहस्थ चलाना है तो वो भी एक, इधर जिंदगी ढूंढना है वो भी एक काम है। तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देखा। तो ऐसे ही कोई मित्र थे, उनके कहने से मैं ज्योतिषी के पास चला गया। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं रहेगा। अच्छी बात है। इसका दूसरा मतलब यह है कि जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो पहला सेंटेंस ठीक है, क्योंकि मैं जॉब में रहते हुए भी पैसा नहीं ले पाता था। कंपनी के साथ जब आप काम करते हो तो दिवाली या जब आती है तो कस्टमर, जो कंपनी के कस्टमर होते हैं, वो आपको गिफ्ट देते हैं। तो मेरे को जितनी गिफ्ट मिलती थी मैं लाके कंपनी को देता था, भैया तुम्हारी वजह से मिली है, तुम रख लो, इसमें अपना कुछ नहीं है। कंपनी की तरफ से जब हम जाते थे तो हमको TADA रहता था। तो मैं जहां मैं रिक्शे में गया रिक्शे का डाल दिया, जहां ऑटो में गया ऑटो का डाल दिया, और जहां जैसा गया वैसा डाल दिया। अब मेरे साथ के इंजीनियर मेरे को गाली देते, तो हरिश्चंद्र की औलाद तेरे को नहीं लेना मत ले, तो हमको भी नहीं लेने देता है। फिर मेरे डालते वो पकड़े जाते हैं, वो कंपैरिजन आ जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी जो क्लैरिटी, तो हम जो सामने वाला जो देख रहा है वो भी बेचारा यही देख रहा है कि पैसा और पद आया, राजयोग आएगा, मतलब राजयोग आएगा मतलब आपके शोषण कर, आप शोषण के लिए समर्थ हो जाओगे, इसका नाम राजयोग है। हाँ अभी ऐसी है आप अरे अभी ढंग से किए नहीं ना, एक शिविर करके दोबारा आते नहीं हो। जो शासन है ये अपने आप में कोड है, ये अपने आप में रोग है। शासन करने की मानसिकता ही अपने आप में रोग है। जब एग्जिस्टेंस को समझने जाएंगे तो पता चला उसका सेंटर ही आज तक नहीं मिला है, और हम हर जगह सेंटर बनना चाह रहे हैं। तो धीरे से वो हमारे ध्यान में आएगा तो पता चला कि जितना राजयोग की हम चर्चा कर रहे हैं, जितना हम तमाम बाकी चीजों की चर्चा कर रहे हैं या पद और तमाम चीजों की चर्चा कर रहे हैं, हमारे लिए जिंदगी में उपलब्धि ही भौतिक के रूप में है। अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका इतना ही मतलब है कि फिजिकली कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारी मानसिकता अच्छी हो जाएगी। ये कहां कोई बोल रहा है? तो अच्छे दिन मेरी मानसिकता अच्छे होने से होते हैं कि अच्छे दिन मेरी कार अच्छी होने से होते हैं? तो इसका मतलब है कि जिंदगी को अधूरा देखने से हमारा एस्ट्रोलॉजर भी अधूरा हो गया। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, वो आदमी की जिंदगी को देखने का एक तरीका है, लेकिन देखने वाले की आंखें नहीं है, वो भी केवल साधन ही देखता है, वो भी संपूर्णता में नहीं देखता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली जिसको हम ये कह रहे हैं कि तमाम जो भौतिक रूप में जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, अब बताओ भौतिक रूप में उपलब्धि बड़ी चीज है आदमी के लिए कि मानसिक रूप में उपलब्धि बड़ी चीज है? मकान अपना हो जाए, जिंदगी किराए पे रह जाए, ये ठीक है? कि जिंदगी अपनी हो जाए और चाहे रहना हो तो मकान किराए का रह जाए, ये ठीक है? हमने क्या कोशिश की है? जिंदगी किराए पर रह जाए पर मकान अपना हो जाए। अच्छी बात क्या है? जिंदगी भी अपनी हो जाए और मकान भी अपना हो जाए, जिंदा भी रहा जाए और जिया भी जाए, और प्रकृति में कोई कमी नहीं है। लेकिन ये मकान अपना हो जाए, ये मकान कितना होगा और कैसा होगा ये पहचानने वाला कौन है? भाई सारी जिंदगी हमने पैसा कमाने के लिए लगाया, कितना पैसा मेरे को कमाना है ये पहचानने वाला कौन है? जब ये पहचान में नहीं आया तो दौड़ एंडलेस हो गया, और फिर मैं आपका शोषण करूंगा, आप मेरा शोषण करोगे। तो इसका मतलब है कि जीने के धरातल पर पहुंचकर रूप बल धनपद भी सुशोभित हो सकता है। यदि हमको जीने की समझ आ गई, यदि बुद्धि पूर्वक जीने की समझ आ गई, तो फिर मेरा रूप भी सुशोभित होता है, फिर मेरा रूप मेरा आईडी है, फिर ये अच्छा और बुरा नहीं है। हर एक का कोई रूप होता ही है। हमारे काकड़े जी काफी अध्ययन करते रहते हैं, बोले संसार में 4 ही कलर है, 5वां कलर है ही नहीं। क्या बोले थे? माइक पकड़ो, बता दो भाई, ज्ञान की बात। 4 वर्ण है, एक ब्लैक, एक वाइट, एक अपना गेहूं और एक पीत वर्ण। ये 4 ही स्किन कलर है दुनिया में। 4 कहाँ पाए जा रहे हैं? इन मंगोलिया, चाइना वगैरह ये एरिया में पीत वर्ण पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पीत वर्ण है। कश्मीर में पीला येलोइश। कश्मीर में हमारे व्हाइट वर्ण है जो यूरोपियन जैसे दिखते हैं। साउथ में हमारा काला वर्ण है जो दिखते हैं, और बीच के एरिया में हमारा गेहूं है। इसलिए हमको जब गाली देते हैं यूरोपियन तो ग्रे वो बोलते हैं उसको, नहीं ब्राउनी, ब्राउनी। वो हमको गाली देते ब्राउनी बोलते, हम किसी को ब्लैक बोलते हैं, किसी को येलोइश बोलते हैं। अब 4 में से कोई एक होना ही है, इसमें क्या खास बात है? प्रक्रिया समझ में आ जाए ना तो ये उठा पटक खत्म हो जाए, और जो असली काम है उसमें लग जाए।
50 तक पहुंचते पहुंचते 25 तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी मुट्ठी में आ जाए। ये भिखारी टाइप, मेरे कपड़े के नाम पे दे दो, मेरी डिग्री के नाम पे दे दो, मेरी गाड़ी के नाम पे दे दो, ये भिखारी बने से मुक्त हो भाई। बढ़िया। खाना खाते समय इस पे काम करते रहें कि स्वीकृति बराबर सुख और अस्वीकृति बराबर दुख, ये नियम काम कर रहा है कि नहीं। दुनिया के सारे लोगों पे असहमत होने का पूरा प्रयास करें पूरी ताकत के साथ। ठीक, इसका फायदा इतना ही है कि हम कई एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यदि ये ठीक है तो इसमें जो हम मूल बात कर रहे हैं, देखो दुनिया में हम कहीं भी ट्रेन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम दूसरे आदमी से क्या बात करते हैं? कहां जा रहे हो? मुंबई। मैं भी मुंबई। मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं तो क्या हुआ, मेरा अंकल मुंबई में रहते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? समानता। समानता। तो जहां समानता नहीं है वहां समानता ढूंढ रहे हैं। कहां? शरीर में समानता नहीं है। हमारे रंग, हमारी शक्ल, शरीर का वेट, ब्लड के सारे कॉन्फ़िगरेशन सब अलग अलग है। जहां समानता है ही, जिसको हम नकार नहीं सकते, कहां समानता है? हम सबकी मूल चाहत एक है। इसको आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। हम सबके सुखी दुखी होने के नियम एक है। इसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो एक बार हमको मानव में वो समानताएं दिख जाएं, तो ये मानव में जो दूरियां हैं, जो मानव में भेद है, और फिर बोला कि समानता ही सम्मान है। समानता ही सम्मान है। जब भी कोई अपने बराबर हमको देखता है ना, हम सम्मानित महसूस करते। जब भी कोई अपने से छोटा हमको देखता है, हम अपमानित महसूस करते। तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी हमारी टिक जाएगी। फिर से बोल के अभी के सत्र को पूरा करते हैं। प्रक्रिया को देख पाएंगे तो इवॉल्व हो पाएंगे। घटनाओं को देखेंगे तो प्रतिक्रिया से भर जाएंगे। इसलिए हर जगह, हर घटना में प्रक्रिया को देख पाएं, और प्रक्रिया किसी नियम से संपन्न हो रही है तो अपने में इवोल्यूशन की प्रक्रिया किसी नियम से हो रही है, उसको भी मैं देख पाऊंगा। तो ना अपने में अपराध बोध में जाऊंगा, ना किसी के प्रति प्रतिक्रिया में जाऊंगा, खुद को भी प्यार कर पाऊंगा, दूसरों को भी प्यार कर पाऊंगा, और प्यार ही ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे लंच के बाद 3 बजे, 2:30 बजे। अच्छा, ओ